किसी कुत्ते को अगर मारना है तो ये अफवाह फैला दो कि वो कुत्ता पागल है। ठीक उसी तरह अगर किसी इंसान को बर्बाद करना है तो ये ऐलान कर दो कि वो इंसान देशद्रोही है। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, आर माधवन ने रॉकेटरी दी नाम्बी इफेक्ट मूवी में कहा है। इस फिल्म के बारे में हर कोई बात कर रहा है, इस डायलॉग के बारे में हर कोई बात कर रहा है। हर कोई बात कर रहा है उस इंसान के बारे में जिस इंसान की लाइफ के आधार पर यह मूवी है, यानी इंडियन साइंटिस्ट नम्बी नारायण जी। नम्बी नारायण वो नाम है जिनके बारे में बहुत सारे कम लोग जानते थे, लेकिन अभी लोग जानना शुरू कर चुके हैं। नम्बी नारायण जी वो इंसान है जो हम सभी को सिखाते हैं कि देश प्रेम क्या होता है, देशभक्ति क्या होता है। नम्बी नारायण जी जिनका जन्म हुआ है केरल की नगेकुली में 12 दिसंबर 1941 में। उनका स्टोरी शुरू करने से पहले उस ज़माने की बात बताता हूँ जिस ज़माना की एक कहानी है। वो उस टाइम था जब इंडिया स्पेस के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन हम डिपेंडेंट थे अमेरिका के ऊपर, रशिया के ऊपर। हम क्रायोजेनिक इंजन पाना चाहते थे, लेकिन अमेरिका ने साफ मना कर दिया। अमेरिका ने यह कहा कि अगर आपको इंजन चाहिए तो आप खरीद लीजिए, हम आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर सकते। उसके बाद जब रशिया के साथ एक एग्रीमेंट होने की बात चल रहा था, लेकिन आखिरी मोमेंट में रशिया पीछे हट गया था। जब यह डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रहा था, जब रशिया और अमेरिका के साथ समझौता नहीं हो पा रहा था, तब नम्बी नारायण जी ने इंडियन गवर्नमेंट को भरोसा दिलाया और कहा कि मैं आपके लिए क्रायोजेनिक इंजन तैयार करता हूँ, आप चिंता ना करें, इंडिया का झंडा सबसे ऊपर लहराएगा। लेकिन इस बीच में नम्बी नारायण जी के साथ रची गई एक बहुत गहरी साजिश। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अक्टूबर 1994 मालदीव की रहने वाली मरियम राशिदा को केरल पुलिस गिरफ्तार करती है केरल की तिरुवनंतपुरम से। गिरफ्तार होने के पीछे जो रीज़न था वो है इसरो की जो स्वदेशी इंजन है, जो क्रायोजेनिक इंजन है, उसका टेक्नोलॉजी पाकिस्तान और बाकी देशों में बेच रही थी मरियम राशिदा। जब ये आरोप लगता है तो ये जाहिर सी बात है इस टेक्नोलॉजी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, शायद वही लोग मरियम राशिदा को मदद कर रहा है। तब केरल पुलिस पहुंच जाती है इसरो की टॉप साइंटिस्ट और क्रायोजेनिक इंजन के जो डायरेक्टर थे नम्बी नारायण जी के पास, उनको गिरफ्तार करने के लिए। नम्बी नारायण जी को कुछ आता पता नहीं होता कि और किस लिए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उनके साथ जो दो साथी थे, जो दो साइंटिस्ट थे, डी शशि कुमार और डिप्टी डायरेक्टर के चंद्रशेखर, उनको भी केरल पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। उनके अलावा इस प्रोजेक्ट के साथ कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है। सभी लोगों के ऊपर ये आरोप था कि जो स्वदेशी इंजन है, जो क्रायोजेनिक इंजन है, जो रॉकेट इंजन है, उसके रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन, जो सीक्रेट टेक्नोलॉजी, जो सीक्रेट डिटेल, उनको पाकिस्तान और अन्य देशों में बेचा जा रहा है। जो प्रोजेक्ट की डायरेक्टर थे क्रायोजेनिक इंजन के नम्बी नारायण जी, वो ऑफिसर को बताते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो अभी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अभी तो ये प्रोजेक्ट रेडी भी नहीं हुआ, फिर आप कैसे मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा सकते हैं। नम्बी नारायण जी चीख चीख के बताए कि मेरे साथ कुछ साजिश हुआ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। रिपोर्ट में ये तक दावा किया गया है अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की और मिसबिहेव किया। 20 दिनों तक जो जुडिशियल कस्टडी थी उसमें उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया था। कई तरीके से नम्बी नारायण जी को फोर्स किया गया था कि आप एग्री करिए, आप देश के साथ गद्दारी किया। जब ये बात मीडिया में आया, जब उनके अगेंस्ट आर्टिकल छपना शुरू हो गया था, तब देश की जनता भी उनको गद्दार घोषित कर दिया था। नम्बी नारायण जी जो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनको गद्दार घोषित कर दिया गया था। ये सब तभी हो रहा था जब केरल पुलिस जांच कर रही थी। जब यह जांच सीबीआई के पास पहुंचा, सीबीआई के पास हैंडओवर हो गया था, तब सीबीआई ने यह पाया कि नम्बी नारायण जी ने कोई भी देश के अगेंस्ट साजिश नहीं किया, उन्होंने कोई भी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान और अन्य देशों में नहीं बेचा है। यहाँ तक इसरो की जो इंटरनल रिपोर्ट्स है उसमें भी दावा किया गया है, उसमें भी पता लगाया गया क्रायोजेनिक इंजन और रॉकेट इंजन का जो टेक्नोलॉजी, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी ड्राइंग मिसिंग नहीं है। लेकिन ये होते होते बहुत देर हो चुका था। इंडिया की मीडिया और देश की जनता नम्बी नारायण जी को गद्दार मान लिया था। नम्बी नारायण जी अपने सम्मान की लड़ाई, अपने ये कानूनी लड़ाई, अपने आप को निर्दोष साबित करने की लड़ाई 24 साल तक लड़ा है। दिसंबर 1994 में
ये मामले की जांच सीबीआई के पास आ चुकी थी। सीबीआई ने अपने जांच में केरल पुलिस की जो आरोप है उसको सही नहीं पाया था। अप्रैल 1996 में सीबीआई ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में रिपोर्ट फाइल की और ये बताया कि ये पूरा मामला फर्जी है, इसमें जितने भी आरोप लगाए गए उस आरोप के फेवर में कोई भी प्रूफ नहीं है। 1996 में कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया और इस मामले के अगेंस्ट जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन सभी को रिहा कर दिया गया था। लेकिन अभी भी सलमान की लड़ाई लड़ना बाकी था। मई 1998 में केरल गवर्नमेंट फिर से इस मामले में सुनवाई करने की आदेश दे दी और 1999 में मानवाधिकार आयोग केरल गवर्नमेंट को कहा कि नंबी नारायण जी निर्दोष है, वो एक देश प्रेमी है, उनकी सम्मान को लौटाया जाए और उनको कंपनसेशन दिया जाए। लेकिन फिर से एक बार मानवाधिकार आयोग की फैसले के खिलाफ केरल गवर्नमेंट पहुंच गई थी कोर्ट में। ये कोर्ट की लड़ाई चलती रही बहुत देर। 2017 में नंबी नारायण जी की जो पिटीशन थी उसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितना भी नेगेटिव रिपोर्ट है उसको हटाया जाए और उनके सम्मान को फिर से बहाल किया जाए। मिलाकर 24 साल लड़ाई करने के बाद नंबी नारायण जी अपने सम्मान वापस पाए थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केरल गवर्नमेंट को यह आदेश दिया गया था कि नंबी नारायण जी को कंपनसेशन के तौर पे 50 लाख रुपीस देने के लिए। केरल गवर्नमेंट उसके बारे में सोचा और बाद में ये डिसाइड किया और नंबी नारायण जी को 1.30 करोड़ रुपीस कंपनसेशन दिया था। 2019 में उनके सम्मान के लिए भारत गवर्नमेंट के द्वारा उनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था। अगर आप नंबी नारायण जी के बारे में और जानना चाहते हैं डिटेल में तो एक मूवी आया है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, उसे आप देख सकते हैं और आप एक बुक पढ़ सकते हैं जो नंबी नारायण जी खुद अपने हाथों से लिखे हैं, हाउ इंडिया एंड आई सर्वाइव द इसरो स्पाई केस। इसे आप पढ़ सकते हैं। आज यही तक, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।